आदाब नाजरीन, प्रोग्राम पैगाम हिंद भारत देशना में आपका स्वागत। नाजरीन, आज बात करेंगे हिंदुस्तान की तारीख के उस सुनहरे पन्ने की जब सदियों के तवील अरसे के बाद इस मुल्क ने यकजहती और कौमियत की हुब्बुल वतनी की ऐसी मिसाल कायम कर दी कि लड़ाई हारने के बावजूद हर हिंदुस्तानी अपने मुल्क की क़ुव्वत पर, अपनी मुश्तरका तहजीब पर, अपनी साझा विरासत पर फ़ख्र का एहसास करने लगा। आज इस बहुत सुनहरे वर्क पर जब हमने ये देखा कि इस खूबसूरत मुल्क में अक्सरियत और अक़लियत इतने शाना बशाना साथ साथ रहती आई हैं सदियों के साथ, कि जो अक्सरियत है वो अक़लियत के जो उनके मज़ाहिब हैं, उनके अक़ीदे हैं, उनका बड़ा एहतराम करती रही है। इसका उल्टा भी हुआ, अक़लियत भी अक्सरियत के बारे में ऐसे ख्याल रखती है। इस 1857 के दौर के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं दो बहुत मेहमान, ख़ास मेहमान। आप हैं जनाब सुहेल हाशमी साहब, सहाफ़ी हैं, फिल्म मेकर हैं और आपने एक कॉलमिस्ट के रूप में बहुत ख्याति, बहुत मशहूर कॉलमिस्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पर्शियन के प्रोफेसर अखलाक आहन। मॉडर्न लिटरेचर में जो भी मूवमेंट्स नए नए शुरू हुए, पहले वो यूरोप में शुरू हुए, उसके बाद में वो हमारे यहाँ शुरू हुए। हमारे यहाँ भी उससे पहले लिखा जाता रहा, लेकिन उन फॉर्मेट्स पे, उन कहिए कि शैलियों में लिखा जाने नई कहानी अंग्रेज़ों से ही आई। सोनेट और जो उर्दू ये जो यानी यूरोप की जो कहिए कि काव्य शास्त्र था उनका, वो सीधा सीधा हमने लिया और आज तक लेते आ रहे हैं। यानी यूरोप में जो चीज़ होती है उसके कुछ साल के बाद में वो हमारे पास में आती रही। तो इसमें एक तरीके की एक इंटरेक्टिव एक फिनोमिना सा रहा ये। इसमें कुछ हमने उनसे लिया, कुछ उन्होंने हमें दिया। अच्छी बात ये थी कि हमारे यहाँ जो जागरूक लोग थे, चाहे वो राजा राम मोहन राय थे या ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे या देवेंद्र टैगोर थे या इवन दयानंद सरस्वती जैसे लोग थे, तो उन्होंने वहाँ के रिनेशा का फ़ायदा उठाते हुए उन तमाम चीज़ों को यहाँ भी लागू करने की कोशिश की। अब जबकि अंग्रेज़ चाहते थे कि एक जो स्टेटस को रहे, यथास्थिति रहे, सती प्रथा को हटाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। देखिए, मेरा ख्याल है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इस दौर में हो रही है। 1857 को क्रश करने के बाद, ये उससे पहले की हम लोग कर रहे थे, तो 1857 को क्रश करने के बाद जो दोबारा एक संगठित शुरुआत होती है आज़ादी की, वो उसके 30 साल बाद है। ये पीढ़ी जो बच्चे थे उस वक्त 1857 में, वो जब 35-40 में पहुंचते हैं तो उस वक्त आज़ादी की 1880, वो चाहे स्वामी विवेकानंद हो या नहीं, मैं फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रहा हूँ। ये कॉन्शियसनेस कि हमको एज अ नेशन वी हैव टू मूव, पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा मूव करना है, ये कॉन्शियसनेस 1880 से शुरू हो जाती है, तिलक और इन सब के वक्त में। और उस वक्त ये रियलाइजेशन पैदा होता है कि 1857 जैसा एक्सपेरिमेंट अब नहीं हो सकता, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान के बड़े हिस्से के ऊपर अंग्रेजों का राज नहीं था। अब पूरे हिंदुस्तान पे अंग्रेज मुसल्लत हो चुका है। बिल्कुल। अब पूरे हिंदुस्तान के लेवल के ऊपर इनके खिलाफ जद्दोजहद करनी होगी। मसला यही था कि कॉन्शियसनेस अभी तक अवाम के लेवल पे लॉयल्टी अपने लोकल राजाओं के साथ थी। तब हमने पर एक बहुत बड़ा हिस्सा तो राजाओं के इलाके में था ही नहीं था। वो नहीं था, वो तो अंग्रेजों के ही अधीन था। वहां अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध हो सकता था, लेकिन अगर पूरे हिंदुस्तान में करना है तो एक हिंदुस्तान की परिकल्पना करने की जरूरत थी। ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर भारत माता का और दूसरी बातों का नहीं, सिर्फ नहीं, इंडिया एज अ पॉलिटिकल कल्चरल एंटिटी, भारत की छवि का विकास जो है ये 1857 के बाद शुरू होता है, और इसको तोड़ने की साजिश भी इसी दौरान शुरू होती है। अखलाक साहब ने बहुत एक सही चीज पे इशारा किया था। मालूम हुआ हाल शहीदान गुज़िश्ता, तेगे सितम आईन आए तस्वीर नुमा है। फिराक गोरखपुरी को उर्दू अदब का महानतम शायर ही नहीं, बल्कि उन्हें उर्दू अदब और ज़बान की असल रूह को पहचानने वाले नक्कात की हैसियत से भी तस्लीम किया जाता है। फिराक कहते हैं
कि मीर अपने वक्त के सबसे अजीम हिंदुस्तानी थे। उस दौर में हिंदुस्तान में उनसे बड़ा कोई शख्स नहीं था। गालिब और इकबाल को ये मकाम मैसर नहीं हुआ। गालिब को जहाँ तक उनका ताल्लुक़ है तो फिराक की नज़रों में उनके ज़माने में बहुत सारे दूसरी शख्सियात थीं जो गालिब से ज़्यादा मशहूर थीं और उनको बहुत लोग एहतराम करते थे, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, दादा भाई नौरोजी, टैगोर। ये तमाम हस्तियाँ गालिब से बड़ी हस्तियाँ थीं। लेकिन ये बात भी सच है कि गालिब अपने ज़माने के सबसे बड़े हिंदुस्तानी अदीब थे। गालिब ने सर सैयद अहमद ख़ान के उस इस्तार को ठुकरा दिया था जिसमें उन्होंने गालिब से आईना अकबरी की नई एडिशन का दिबाचा लिखने की गुजारिश की थी। गालिब ने यह महसूस कर लिया कि अकबर की अजमत सामंती दौर और सामंती निज़ाम की अजमत के कारण है और हिंदुस्तान की बदलती तारीख में आईना अकबरी कोई रास्ता नहीं दिखा सकती। उन्होंने सर सैयद से दुटूक कहा कि साहिबाने इंग्लिस्तान को देखो, ये अपने आर्ट और कल्चर में कितने और आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने हवा और लहरों को बेकार करके आग और धुएं की ताकत से अपनी कश्तियां समुद्र में तैरा दी हैं। ये बिना मिजराब के संगीत पैदा कर रहे हैं। गालिब ने मीर मेहंदी हुसैन मजरूह के नाम एक ख़त में फ़िक़्ह यानी इस्लामी धर्मशास्त्र की लानत बलामत करते हुए लिखा कि मियाँ किस किस्से में फंसा है। फ़िक़्ह यानी इस्लामी धर्मशास्त्र पढ़कर क्या मिलेगा? तिब ब नजूम ब हैत ब मंतिक ब फ़लसफ़ा यानी मेडिकल साइंसेस, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, फ़िलोसफ़ी, ये सब पढ़ो अगर आदमी बनना चाहते हो। इसका मतलब यह है कि गालिब उस वक्त जो दुनिया में हो रहा था उन सबको बड़े गौर से देख रहे थे और वो चाहते थे कि अवाम, नई नस्ल जो होगी वो इन नई तालीम को हासिल करके ही हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बना सकेगी। 1857 में मुग़ल दौर का आखिरी शिराजा बिखर चुका था। अंग्रेज़ ज़्यादा तेज़ थे, ज़्यादा ताकतवर थे और ऑर्गेनाइज भी थे। सुल्तान और सल्तनत दोनों ही खस्ता हाल थे। गालिब ने इन हालात पर तंज करते हुए कहा था कि हुई जिनसे तबक्को खस्तगी की, दाद पाने की, वो हमसे भी ज़्यादा खस्ताए तेगे सितम निकले। तो ये जो अखलाक साहब ने इशारा किया कि गालिब अपने उस दौर से वाकिफ़ थे पूरी तरह से और इसके बावजूद कि उन्होंने कसीदे भी खूब लिखे, यहाँ तक अंग्रेज़ों के भी लिखे, लेकिन इस बात से भी वो बेनियाज नहीं थे जो हिंदुस्तान में उस समय हो रहा था, बल्कि दुनिया भर में हो रहा था। और शायद जो यूरोप से एक आवाज़ उठने लगी थी कि जो मेहनत कश हैं या काम करने वाले लोग हैं वो अगर इकट्ठा हो जाएं तो वो बड़ी से बड़ी ताकत को चुनौती दे सकते हैं, गिरा सकते हैं। तो ये 1857 के सिलसिले में गालिब या गालिब के अलावे भी दूसरे अदीब होंगे, शायद उर्दू के अलावा दूसरी ज़बान में भी लिखने वाले लोग होंगे जो जैसे हाशमी साहब कह रहे थे कि आवाम की जो कॉन्शियस को हिट कर रहे होंगे, वो चाहते होंगे कि एक तरह से एकजुट होकर एक यकजा मुकाबला रखा जाए इसके इंपीरियलिस्ट फोर्सेस के खिलाफ। तो उनमें अदीबों का भी कोई ना कोई एक अहम रोल रहा होगा। उस बारे में थोड़ा सा जैसा सुहेल साहब ने बड़ा खूबसूरत इशारा किया कि 1857 के 30 साल के बाद एक कंसंसनेस आता है पॉलिटिकल, लेकिन ये भी एक वही दौर है जब वो दूसरा काम भी कर रहे हैं कि वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की शुरुआत कर देते हैं और वो बांटने का काम, जिसकी तरफ खुद यंग इंडिया में गांधी जी ने भी लिखा है कि 1885 से पहले आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की चीज़ें हमें उस तरह से नहीं दिखती। ये नहीं, अंग्रेज़ों से पहले, अंग्रेज़ों के ज़माने की ये चीज़ है। रही बात अदब में, तो जाहिर है अदीब हसास था। खुद गालिब ने उस दिबाचे में ये बात इशारा कर दिया कि हमारे ज़वाल की, हमारे शिकस्त की वजूहात क्या हैं। वो बिल्कुल खूबसूरत इशारा है। या जो उस ज़माने में जिसके जिन हजरात के आपने नाम लिए, वो उसी के रिस्पॉन्स में ये कर रहे थे कि हम अपनी सोसाइटी को नए ज़माने की तब्दीलियों के हिसाब से कैसे वो कर सकते हैं। शेर में और शायरी में खुद गालिब, अब देखिए गालिब पे कई लोग ये कहते हैं कि वो अंग्रेज़ों की तारीफ़ कर रहे हैं ये, लेकिन 1857 के बाद पूरी दिल्ली जो है एक तरह से मलिया मेट कर दी गई। उनके सारे दोस्तों को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया और उनको जो उन्होंने दस्तंबू लिखा है
और मेरा एक ये है कि ये दस्तंबो जो हमें दस्तयाब है ये शायद दूसरा वर्जन है। जो पहले लिखा था वो उसमें बहुत वाज़े इशारे थे, यहाँ तो उनको अपना बचाना था, ठीक है। और ख़ुद असबाब बगावत हिंद में पूरी तरह से इन चीज़ों को, अगरचे वो ख़ुद सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन जाहिर है जब 1857 से लेके और 1957 तक, 1857 की बात कोई नहीं कर रहा है, तो वो सिर्फ इशारे कर सकते थे, वो खौफ था। लेकिन जो लोग ख़ुद गालिब नहीं बल्कि एक जगह लिखा भी है, एक पूरी उनकी नज़्म है और उसके ये एक दो अशार हैं कि चौक जिसको कहें वो मख्तल है, घर बना है नमूना जिंदा का, गाह रोकर कहा किए बाहम माजरा दी दहाए गिरियाँ का, ठीक है। या इन्होंने लिखा जो बेगम हज़रत महल हैं कि ये शायद आखिरी वक्त में लिख रही है और इसका पूरा मातम है, हुकूमत जो अपनी थी अब है पराई, अजल की तलब थी अजल भी ना आई, अजल यानी मौत, वो तख्त और तख्ता असीरी नशाही, मुकर्रर हुई है जहाँ की गदाई, इसी खाक पर मेरा मदफन बनेगा, पहाड़ों में हमने बस्ती बसाई, जो काठमांडू की तरफ चली गई थी। लिखा होगा हज़रत महल की लहद पर, नसीबों जली थी फलक की सताई। और बहुत सारे शोरा हैं। आप देखें कि हाल ही के यहाँ जो शायरी में जो एक गमंगेज़ी है, या अकबर के यहाँ जो तंज़ है, या फिर आप इकबाल या बाद के जो शोरा हैं, जोश है या और भी लोग हैं, उनके यहाँ जो पूरा एक रिस्पॉन्स है, जाहिर है ये अकबर इलाहाबादी ने तभी कहा था ना कि हम अगर वो कत्ल भी करते हैं, हम वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो जाहिर है ये सारे इशारे शोरा के यहाँ मिलते हैं और सबने लिखा है। या जैसे चकबस्त ने लिखा है कि मरसिया कौम का है और ज़बां मेरी है, तो इसका पूरा इशारा मिलता है। मेरा ख्याल है कि इसमें ये चीज़ बड़ी साफ है कि शायर, फनकार वो अपने समाज में जो कुछ हो रहा है वो उसकी अक्कासी करता है। और इस पूरे पीरियड में जहाँ एक तरफ अंग्रेज़ों की तरफ से ये लगातार साजिशें हो रही हैं कि वो हिंदू और मुसलमान के नाम के ऊपर इनको फ़िरक़ों को अलग कर दें और इनमें लड़ाइयाँ कराएं, ये जो फ्रीडम स्ट्रगल की जो पूरी जो तहरीक है जो 1880-88 से शुरू होती है, दोबारा इसके 1857 के कुचले जाने के बाद उस तहरीक की जो बुनियादी लहर है उसका लगातार इसके ऊपर इसरार है कि हम सैकड़ों साल से इकट्ठे रहे हैं, सैकड़ों साल से हम मिलजुल के रहे हैं और हमको इन्हें अंग्रेज़ों को निकाल के फेंकना है ताकि हम दोबारा ऐसा मुल्क बना सकें जिसमें हम सब लोग खुद एक साथ मिल के रह सकें और एक साथ मिल के तरक्की करें। मेरा ख्याल है कि ये 1857 के बाद के जो वाक़यात हैं उसका जो सेंट्रल मोटिव है जिसने हमको आज़ाद कराया, उसकी बुनियाद यही थी कि हमारी यकजहती, तमाम अपने मज़ाहिब और फ़िरक़ों और जातों के डिफरेंसेस के बावजूद हिंदुस्तान के अवाम इकट्ठे हुए और उनकी इस यकजहती ने ही अंग्रेज़ों को मजबूर किया कि वो यहाँ से जाए। लेकिन ये बात हालांकि पूरी तरह से सच है और बड़ा टचिंग भी है कि आवाम की शिरकत हुई और आज़ादी की लड़ाई, मगर आवाम की शिरकत के मुमकिन ही नहीं था कि हम इतनी इस लेवल तक ले जाते उसको। इसमें जो क़यादत थी, चाहे गांधी जी हैं या चाहे भगत सिंह और दूसरे वाले थे, वो भी अगर एक जगह कोई एक काम करते थे तो पूरे माशरे में एक हलचल मच जाती थी, उसकी रिएक्शन होती थी। अब ये अलग बात है कि वो जुड़ता कहाँ था वो शख्स, उसके बाद में गांधी जी से जुड़े या भगत सिंह से जुड़े या फिर कहीं कुछ और करे, लेकिन एक कुछ लहरें वो पैदा हुई और उसका असर सबने देखा बाद में। मैं अब चूँकि हम लोग प्रोग्राम के आखिर में आ रहे हैं तो मैं ये चीज़ अब आपसे जानना चाहता था कि देखिए ये 1857 के ख़ास अगर हम चीज़ को नज़र में रखें कि जब भी हमने सोचा कि हम ये कर सकते हैं, यानी आवाम की शिरकत जब भी हुई तब उसने वो हासिल कर लिया जो वो करना चाहते थे। उसकी ताकत से, आवाम की यकजहती से बड़े बड़ी इंपीरियल फोर्सेस घबरा गईं। ये चीज़
इस बात की एक तायीद करती हैं कि अगर आवाम चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। ये सियासत ने, चाहे अंग्रेज़ों का आप जैसे मिसाल दे रहे हैं कि वो एक तफरीक पैदा करने के लिए लोगों को बांटने की कोशिश की और लोग बट गए, उन्होंने कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ वो भी ताकतें हैं जो जोड़ने की कोशिश कर रही थीं और लोग जुड़े। ये इतना खूबसूरत मुल्क है कि यहाँ पर लोगों की सरलता कहिए या उनका सादगी ज़िंदगी की कहिए कि जो अक्सरियत है उसने अक़लियत की ज़्यादातर मज़ाहिब के जो उन अक़ीदों की बड़ा एहतराम किया। ये तमाम, चाहे वो कबीर हों, चाहे वो आपके ये रसखान हों, रहीम हों, ये जो धार्मिक कवि थे इनको माना गया, या इस मौसीकी से जुड़े हुए बड़े बड़े नाम हैं, इनको वो लोग इज्जत ही नहीं करते, बल्कि इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने देवी देवताओं के बराबर समझते हैं और दिल से इनका एहतराम करते हैं, इनको पूछते हैं। ऐसा माहौल जहाँ पर है और वहाँ एकदम ऐसा माहौल बने कि भाई नहीं तुम्हारे ये देवता हैं, ये हमारे हैं, और एक दूसरे के मज़ाहिब की, एक दूसरे के अक़ीदों की इज़्ज़त करने की ऐसा लगे बड़ा मुश्किल काम हम करने जा रहे हैं, जबकि ऐसा होता रहा है। हम अगर देखें शुरुआत से लेके, मेरा ख्याल है ये हमारे ट्रेडिशन की स्ट्रेंथ थी और है कि आप एक ईश्वरवाद की बात भी कर रहे हैं और आप मल्टीपल गॉड्स की बात भी कर रहे हैं, आप चारवाक की बात भी कर रहे हैं, और ये सारी परंपराएं एक दूसरे के साथ रहती हैं और आप एक दूसरे का गला नहीं काट रहे। ये है हिंदुस्तान की परंपरा। जिस दिन आप ये करना शुरू करेंगे कि यही वास्तविक परंपरा है, यही असली परंपरा है और बाकी परंपराएं झूठी हैं, उस दिन से तबाही शुरू होती है। तो ये जो स्ट्रेंथ है हमारे ट्रेडिशन की कि आप और ये जो इस तरह की रिलीजन के नाम पे जो आइडेंटिटी बनाना शुरू किया गया है, दिस इज व्हाट द ब्रिटिश ब्रॉट इन। हमारे यहाँ ये था नहीं, ये तफरीक नहीं थी। लेकिन ये हमारे हम ये जानते हैं कि जितने उलमा थे जो इस्लामी स्कॉलर्स थे, संस्कृत के माहिर थे, मौसीकी के माहिर थे। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ बदायूनी का। बदायूनी एक बड़ा ही कंजर्वेटिव मुसलमान है, लेकिन ये वही है जिसने महाभारत और रामायण का तर्जमा किया। तमाम जो शहजादे हैं और ख़ास तौर से दारा को उसको नाम हुआ, उसने पूरे हिंदुस्तानी रवायत को मगरिब में, वेस्ट में इंट्रोड्यूस कराया। और ये एक से ज़्यादा और बहुत सारे लोग हैं, तर्जुमे भी कई तर्जमे के उस तर्जमे की बुनियाद पे हुआ। उसी तरह हमारे यहाँ पंडितों की और उलमा की जो भी स्कॉलर्स थे, वो सारे कुरानिक और जो अरबिक फारसी जो ट्रेडिशन था उसके माहिर हैं। चंद्रभान ब्राह्मण है, उसकी चीज़ें हर जगह पढ़ाई जाती रही हैं। उसी तरह से और ये एक दो मिसालें, हजारों तमाम पढ़ा लिखा तबका इससे था। आवाम के लेवल पर जो इस तरीके से ऑपरेट करता है जी, वो एक दिन मेरी किसी सिलसिले में कार्यक्रम में सुनील जज्जी से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप नहीं जानते हैं हम लोग कौन है। हमने कहा कौन है? तो कहने लगे हम हुसैनी ब्राह्मण हैं। तो हमने उनसे पूछा हुसैनी ब्राह्मण क्या होते हैं? तो कहने लगे जब करबला की जंग हुई थी तो हिंदुस्तान से कुछ ब्राह्मण हजरत हुसैन की फौज में उनके साथ शामिल होकर लड़ने गए थे और उनकी संतानों में से हम हैं। तो ये मुल्क अजीब है, इसमें ये सारी परंपराएं एक साथ रहती हैं। जिस दिन आप इनको एक नैरो बैंड में बांधने की कोशिश करेंगे, उस दिन समस्या। और ये शायद इसलिए ज़रूरी है कि देखिए, ख़ासतौर पे वो लोग जो कि अगर ईसाई आते हैं तो उन्हें जगह देते हैं, कहते हैं कि हाँ, अपने लोगों को कहते हैं कि आप इनका मज़हब स्वीकार कर लो, देखो इनके ये लोग क्या कर रहे हैं। पारसी आते हैं, उनको भी कर मेरा ख्याल है दुनिया भर में ऐसा आज भी जो है, अगर आप देखें जितने मज़ारे हैं, जितनी खानकाएँ हैं, उसमें दूसरे मज़ाहिब के इतने सारे लोग आते हैं, बल्कि 90% लोग अक्सरियत के आते हैं उसमें। लेके कोई टकराव, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, दिल से उनका एहतराम करते हैं। इतना खूबसूरत मुल्क है और ये इतनी खूबसूरत विरासत है, अगर इसको बचा के रखा जा सका और ज़िद्दें ना हम अपनी अड़े ना रहें, तो वाकई में हम अपनी विरासत को आगे ले जा सकते हैं। आप दोनों ने बहुत खूबसूरत बातें कहीं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कहीं और हमारे नाज़रीन को बताया तारीख़ के हवाले से और ये भी कि वही फ़न के हवाले से कि हिंदुस्तान एक है
और हिंदुस्तान में जो ताकत उसकी है वो ये कि तमाम फ़िरक़े और पूरी दुनिया में ये हमारी पहचान है। पहचान है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और दूरदर्शन स्टूडियो आने के। दोस्तों, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमने एक ऐसे मुल्क में जन्म लिया है जहाँ पे दुनिया भर की तमाम तहजीबें पनपी हैं, फूली फली हैं। ये एक ऐसी क्रूसिबल है जहाँ बग़ैर किसी टकराव के तमाम नस्लें, चाहे वो यूरोपियंस हों, चाहे वो तुर्क हों, अरब हों, पठान हों, मुग़ल हों, और इस ख़ित्ते में यानी कि दक्षिण एशिया बर सग़ीर की तो तमाम हैं ही, ये लोग इतने एकता के साथ में, यकजहती के साथ में रहते आए हैं। ये बहुत खूबसूरत मुल्क है। यहाँ पर रहीम और रसखान कृष्ण की इबादत में इतने ऐसे ऐसी खूबसूरत पंक्तियाँ लिखते हैं कि दिल को छू लेती हैं। यहाँ के जो मौसीक़ार हैं, जो बड़े बड़े कहिए कि फ़नकार हैं, उन्होंने इस बात में का फ़र्क नहीं किया कि वो अपने ही मज़हब के उनके पीर के लिए लिखेंगे या पैगंबर के लिए लिखेंगे, सबके लिए लिखा। ये साझा विरासत है, पूरे हिंदुस्तान की विरासत है, और जब तक ये विरासत बची रहेगी तब तक हिंदुस्तान बचा रहेगा। वो हिंदुस्तान जिस पर हम नाज करते हैं, और वो हिंदुस्तान जिसको दुनिया बड़े क्यूरियोसिटी से देखती है कि आखिर ये कौन सा मुल्क है जहाँ तमाम इतने इतने बड़े इख्तलाफात के बावजूद लोग एक साथ जी रहे हैं और अपने मुल्क को आगे ले जा रहे हैं। इकबाल ने इसीलिए कहा था ना कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी रहा है फिर भी नामो निशान हमारा। अगले शुमारे में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।